Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Professor Moinul Hassan, and I am going to discuss with you your self-assessment test. So let's start the discussion. जी डियर स्टूडेंट्स, आपका सेल्फ असेसमेंट टेस्ट उसकी डिस्कशन लेके आपके पास हाजिर हुए हैं. पहला क्वेश्चन देखते हैं. इसमें मल्टीपल पॉइंट्स हैं और ग्रामर के रूल्स इन्वॉल्व्ड हैं. पहली बात ये कि मैनी आ स्टूडेंट जब कहा जा रहा है, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है मैनी आ स्टूडेंट से, तो सीमिंगली इसमें डाइवर्जेंट फोर्सेस लग रही हैं. मैनी मोस्टली प्लूरल के साथ आता है और आ जो है, आ और एन, वो तो सिंगुलर के मार्कर्स हैं, तो इसके साथ स्टूडेंट आएगा या स्टूडेंट्स आएगा. तो इस का रूल ये है कि मैनी आ बेसिकली एक सिंगुलर एंटिटी को शो करता है और इसके साथ स्टूडेंट आएगा. तो जो डेल्टा है उसमें स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, इसलिए तो डेल्टा गलत हो गया. अब अल्फ़ा बीटा और चार्ली में मैनी आ स्टूडेंट है, तो अल्फ़ा बीटा और चार्ली रेस में मौजूद हैं. तो जब हम देखते हैं कि मैनी अ स्टूडेंट के बाद आगे इन द लाइब्रेरी अलॉन्ग विद आ गया, तो अब यहाँ पे एक डबल कंपटीशन शुरू हो गया. आपके जहन में दो चीज़ें स्ट्राइक कर रही होंगी. एक बात तो ये है कि मैनी आ के बाद सिंगुलर नाउन आ चुका है और यहाँ तक आपका जहन ये बन चुका है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन अलॉन्ग विद के बाद यहाँ पे एक प्लूरल है, यानी मैनी अ स्टूडेंट इन द लाइब्रेरी अलॉन्ग विद हिज और हर ट्यूटर्स. तो अब यहाँ पे ये जो ट्यूटर्स है ये आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए. ट्यूटर्स अगरचे प्लूरल नाउन है, लेकिन ये अलॉन्ग विद के ज़रिए जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी पोजीशन पे मौजूद है और ये सब्जेक्ट को इम्पैक्ट नहीं करेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को इम्पैक्ट नहीं करेगा. अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, अकम्पनीड बाय के साथ जो भी नाउन जुड़ा हुआ हो वो वर्ब की सिंगुलरिटी और प्लूरलिटी को डिसाइड नहीं करता. तो यहाँ तक हम पहुँचे कि मैनी आ स्टूडेंट सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा. तो चार्ली ऑप्शन में हिज और हर लगा हुआ है, तो दूसरी ऑप्शन जो ब्लैंक है उसके हिसाब से चार्ली ठीक हो गया. अब सेंटेंस हमारा बना मैनी अ स्टूडेंट इन द लाइब्रेरी अलॉन्ग विद हिज और हर ट्यूटर्स. जितने भी ट्यूटर्स हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो आगे वर्ब आएगा इज़, क्योंकि मैनी अ स्टूडेंट ही हमारा सब्जेक्ट है. इज़ अटेंडिंग द वर्कशॉप ऑन लिटरेरी एनालिसिस. अब आगे जो अगली बात है वो एनालिसिस की है. एनालिसिस हमारा सब्जेक्ट है, तो विच के साथ जब एक रिलेटिव स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो ऑन कंटेम्प्रेरी थीम्स विच फोकसेस, क्योंकि एनालिसिस सिंगुलर है, अगर एनालिसिस होता तो वो प्लूरल होता और फिर फोकस आना था, तो यहाँ इसका सिंगुलर स्ट्रक्चर आएगा, एनालिसिस सिंगुलर है. तो इस वजह से हमने चारों ऑप्शंस को डिस्कस किया और चार्ली हमारा करेक्ट आंसर हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. एट हिज विट्स एंड. तो ये जो एट हिज विट्स एंड है, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा हैरान परेशान जब कोई बंदा होता है. तो द स्टूडेंट वॉज वेरी और मच कन्फ्यूज्ड. अब जो स्टूडेंट की पोजीशन बयान हुई है वो ये कन्फ्यूज्ड, क्योंकि वॉज के बाद लगा हुआ है, स्टेट वर्ब के बाद लगा हुआ है, तो ये उसकी स्टेट बता रहा है और एडजेक्टिव यहाँ पे आएगा. और जब एडजेक्टिव होता है तो उससे पहले वेरी लगता है, मच नहीं लगता. मच या तो कोई वर्ब वाली सिचुएशन हो या कंपैरिजन की सिचुएशन हो फिर लगता है. यहाँ पे स्टेट वर्ब के बाद कंफ्यूज्ड आया हुआ है जो कि एडजेक्टिव है और उससे पहले वेरी लगेगा. तो डेल्टा में वेरी भी लगा हुआ है और ईडियम भी ठीक लगा हुआ है, एट हिज विट्स एंड, क्योंकि एट हिज विट्स एंड का मतलब ही कंफ्यूज्ड होना है. और चार्ली नहीं है. इन हॉट वाटर का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम में होना. ऑन क्लाउड 9 बहुत ज़्यादा हैप्पी या ओवर कॉन्फिडेंट होना. और एट द एंड ऑफ हिज रोप, अपने रिसोर्सेज के बिल्कुल एंड पे होना. तो ये सारी अल्फ़ा बीटा और चार्ली रिलेट नहीं कर रहे, तो डेल्टा हो गया. और फिर उसके बाद टू रिकॉल, आई सॉ हिम स्ट्रगलिंग टू रिकॉल द theories he had studied. अब देखिए, उसने पहले स्टडी कर ली थी, देन आई सॉ. तो सीक्वेंस के मुताबिक यहाँ पे सेकंड फॉर्म है आई सॉ और यहाँ पे हैड स्टडीड लगना है, क्योंकि स्टडीइंग का काम
पहले हो चुका था। तो जो काम पहले हो चुका है वो पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर में आएगा। तो इस वजह से डेल्टा की जो लास्ट ब्लैंक है उसमें हैड स्टडीड करेक्ट है, जो कि डेल्टा में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उसमें करेक्ट ऑप्शन हमने देखनी है और उसमें जो हमारे पास चीज़ें हैं जिनको हमने डिस्कस करना है, एक तो सेकंड कंडीशनल की इन्वर्जन है कि सेकंड कंडीशनल की इन्वर्जन में जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है, वैसे तो सेकंड कंडीशनल अगर इन्वर्टेड ना हो तो वो सब्जेक्ट से शुरू होता है, इफ़ के बाद सब्जेक्ट होता है, यानी कि इफ़ ही स्टडीड हार्ड ही वुड पास। लेकिन वर ही टू स्टडी हार्ड ही वुड पास। तो ये दूसरा हिस्सा तो सेम रहता है, लेकिन अगर इन्वर्टेड हो जाए सेकंड कंडीशनल तो वर से वो स्टार्ट होता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है और उसके बाद टू प्लस वर्ब आता है। तो ये किस में करेक्ट है? 40 में वर द विलेजर्स टू अडॉप्ट मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स दे वुड हैव देयर क्रॉप यील्ड्स इंक्रीज्ड। अब हमें पहला हिस्सा तो हमने सॉल्व कर लिया और उसमें हमें 40 आंसर ठीक लग रहा है, लेकिन दूसरे हिस्से में हम थोड़ा प्रॉब्लम में आ सकते हैं कि हमारे जहन में तो ये है कि दूसरे हिस्से में सब्जेक्ट प्लस वुड और फिर फर्स्ट फॉर्म आनी है, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज डिस्टर्ब कर सकता है क्योंकि इंक्रीज्ड तो पास्ट पार्टिसिपल है यानी थर्ड फॉर्म है और हमें फर्स्ट फॉर्म नज़र नहीं आ रही, तो फिर ये किस तरह से सेकंड कंडीशनल ही है। तो ये सेकंड कंडीशनल इस तरह से है कि जो दे सब्जेक्ट है और वुड आगे उसके लगा हुआ है, स्ट्रक्चर ठीक चल रहा है। जो आगे हैव है, ये हैव देयर क्रॉप यील्ड्स इंक्रीज्ड, वो इंक्रीज्ड तो कॉजेटिव की वजह से लगा हुआ है। हैव बेसिकली वो फर्स्ट फॉर्म है जो कि हमें रिक्वायर्ड थी, तो सेकंड कंडीशनल के तकाजे पूरे हो चुके हैं चार्ली ऑप्शन में। अगरचे हमें इंक्रीज्ड नज़र आ रहा है, लेकिन वो इंक्रीज्ड कॉजेटिव की वजह से नज़र आ रहा है, हैव समथिंग इंक्रीज्ड। तो इस वजह से ये एक ट्रिकी सिचुएशन थी कि जिसमें इन्वर्टेड सेकंड कंडीशनल भी मौजूद था और कॉजेटिव का स्ट्रक्चर भी मौजूद था। तो इस वजह से हमारे पास आंसर हुआ चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बीइंग अंडर द वेदर, अंडर द वेदर का मतलब है कि किसी की अगर तबीयत सही ना हो और वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ परफॉर्मेंस देने की पोजीशन में ना हो। बीइंग अंडर द वेदर शी हैड टू कॉल ऑफ द मीटिंग। तो एक तो इसमें फ्रेजल वर्ब का इशू है कि कॉल ऑफ होना चाहिए। अंडर द वेदर का मतलब है तबीयत सही ना होना, और कॉल ऑफ होगा जो बाकी ऑप्शंस में, किसी में कॉल ऑन है जो जिसका मतलब मिलने जाना होता है, और किसी में कॉल ऑफ और कॉल ऑन का कंपैरिजन है, बाकियों में कॉल ऑफ ही है। तो कॉल ऑफ ही करेक्ट है, जिसका मतलब होता है मीटिंग को कैंसिल कर देना। और ये बात अंडरस्टैंडेबल है कि अगर किसी की तबीयत सही नहीं है तो वो मीटिंग को कैंसिल कर सकता है। लेकिन आगे भी एक इशू मौजूद है जो कि चॉइस ऑफ वर्ड्स का है और प्रॉपर चॉइस ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच का है। अफेक्ट और इफेक्ट के जो वर्ड्स हैं ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो एक बात ध्यान में रखिए कि अफेक्ट का मतलब असर करना होता है और इफेक्ट का मतलब असर होता है। अफेक्ट का एक मतलब दिखावा करना भी होता है जो यहाँ कॉन्टेक्स्ट में रिलेट नहीं कर रहा। तो पूरा सेंटेंस बीटा में करेक्ट है। बीइंग अंडर द वेदर शी हैड टू कॉल ऑफ द मीटिंग रियलाइजिंग शी कुडंट अफेक्ट द इफेक्ट ऑफ हर इलनेस, कि वो अपनी इलनेस का जो असर है प्रोडक्टिविटी पे, उस पर असरअंदाज नहीं हो सकेगी क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं है, इसलिए उसने मीटिंग को कॉल ऑफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये है जी द स्किल्ड डिलिजेंट टीम। यहाँ पे जो हमारे पास इशू है, एक तो स्किल्ड और डिलिजेंट, इनका क्योंकि ये कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स हैं, ये दोनों मिलकर टीम को ही डिफाइन कर रहे हैं। स्किल्ड भी टीम ही है, डिलिजेंट भी टीम ही है, तो कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स होने की वजह से इनके दरमियान में कॉमा आना है। ये कॉमा करेक्टली लगा हुआ है चार्ली में, वैसे बीटा और अल्फा में भी लगा हुआ है, तो वो आगे जाके फ़र्क पड़ेगा। जबकि डेल्टा में ये एरर है कि कॉमा नहीं लगा हुआ। तो द स्किल्ड डिलिजेंट टीम्स प्रेजेंटेशन वाज इम्प्रेसिव हाउएवर। अब एक जो दूसरा मसला है वो हाउएवर का है कि जब आपने कंजंक्टिव एडवर्ब के तौर पे हाउएवर को लगाना है तो इससे पहले सेमीकोलन और बाद में कॉमा होना चाहिए। तो हाउएवर से पहले
सेमीकोलन और बाद में कॉमा की एरर बीटा में हो गई कि दोनों तरफ ही कॉमा लगा हुआ है, इस वजह से बीटा भी क्रॉस हो गया और डेल्टा क्रॉस हो चुका था स्किल्ड और डिलीजेंट के दरमियान में कॉमा न होने की वजह से। तो अब हमारे पास अल्फ़ा और चार्ली में टाई रह गई और अल्फ़ा और चार्ली में एक और एरर हमारे सामने आ गई, प्रोजेक्ट सक्सेस, प्रोजेक्ट की सक्सेस। तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी पोजेसिव अपोस्ट्रोफी एस लगना है, जो कि अल्फा में ठीक नहीं लगा हुआ, वहां पे प्रोजेक्ट के साथ एस अपोस्ट्रोफी के बगैर लगा हुआ है, जो उसको प्लूरल बना रहा है, विच इज रॉन्ग। तो हमारे पास करेक्ट आंसर हुआ चार्ली। अब हम चलते हैं बोर्ड की दूसरी तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और इसमें हमारे पास सिनोनिम का क्वेश्चन है। सिनोनिम के क्वेश्चन में बेनेवोलेंट का हमने सिनोनिम देना है। तो बेन का मतलब गुड होता है, अगर हम लैटिन एंड ग्रीक रूट्स एंड स्टेम्स के हिसाब से देखिए तो बेन का मतलब गुड है, वॉल का मतलब इंटेंशन है, विल है चाहना है, ख्वाहिश है इरादा है, और एंड का मतलब है डूअर यानी किसी काम को करने वाला। तो अच्छी ख्वाहिश रखने वाला, अच्छी विल रखने वाला किसी के लिए, खैर खा। तो ऑप्शंस को देखते हैं। कंपैशनेट, अब कंपैशनेट में भी यही, अगर आप लैटिन एंड ग्रीक एंड रूट्स एंड स्टेम्स को देखिए तो कॉम का मतलब है कंबाइंड, इकट्ठी, और पैशन का मतलब फीलिंग्स, तो इकट्ठी फीलिंग किसी के साथ फेलो फीलिंग। तो बेनेवोलेंट का आंसर अल्फा होगा, कंपैशनेट जिसमें के कॉम का मतलब कंबाइंड एंड पैशन का मतलब फीलिंग। तो हमारे पास ये करेक्ट आंसर आ गया। 8 करने वाला भी होता है नाउन के तौर पे, नाउन एंडिंग भी ये हो सकती है, एडजेक्टिव एंडिंग भी हो सकती है, और अगर इसको थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड बोलें तो ये वर्ब एंडिंग भी हो सकती है। यहाँ पे ये एडजेक्टिव ही हैं, बेनेवोलेंट भी और कंपैशनेट भी। बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं हैं? मेलेवोलेंट में, बेनेवोलेंट और मेनेवोलेंट में सिर्फ बेन और मेल का फर्क है, तो मेल नेगेटिव होता है जिसका मतलब बुरा होता है, तो इस वजह से वो आंसर नहीं है। और इनडिफरेंट बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहा, इनडिफरेंट का मतलब होता है जिसको परवाह ना हो किसी काम की, और अलार्म्ड जो मोहतात हो अपनी सिक्योरिटी के हवाले से या कॉशियस हो जाए। तो बेनेवोलेंट और कंपैशनेट का ना सिनोनिम का ताल्लुक है इसके साथ और ना डेल्टा के साथ एंटोनिम का ताल्लुक है, तो इस वजह से करेक्ट आंसर हुआ अल्फा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एंटोनिम का है। डेफरेंस का मतलब रिस्पेक्ट होता है, डेफरेंस का एंटोनिम होगा डिसरिस्पेक्ट, क्योंकि डेफरेंस का मतलब रिस्पेक्ट है तो इसका एंटोनिम डिसरिस्पेक्ट होगा। एंटोनिम के क्वेश्चन में आपने एक चीज को जहन में रखना है कि इससे सून अर्लियर आपने किया होता है सिनोनिम का क्वेश्चन अटेम्प्ट, और आपका एक माइंड फ्रेम में अगर वही चीज़ की कॉन्टिन्यूटी चल रही होगी तो आप गलती से अल्फा को करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके जहन में ये है कि रिस्पेक्ट इसका मीनिंग है डेफरेंस का, और रिस्पेक्ट का वर्ड आपको अल्फा ऑप्शन में ही लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं गलती में, और एग्ज़ाम स्ट्रेस के तहत ये इस चीज़ से आपने अवेयर रहना है। चार्ली नहीं है पोस्टपोनमेंट, जिसका मतलब होता है डिले करना, और वेनरेशन रिस्पेक्ट होता है। वेनरेशन भी उसी वजह से गलत है जिसकी वजह से अल्फा गलत है, रिस्पेक्ट के दोनों का मतलब सेम है, और ये डेफरेंस के सिनोनिम्स हो सकते हैं, एंटोनिम नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जी। द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो इज अ डैश क्लॉज। कौन सी क्लॉज है जी, ये हमने देखना है। तो शी कैन नॉट डिसाइड, शी कैन नॉट तो अगर पहले मौजूद है तो शी सब्जेक्ट है, कैन नॉट हेल्पिंग वर्ब है, और डिसाइड वर्ब है, तो डिसाइड तक तो बात पहुंच गई है। अब आगे ये हिस्सा ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि डिसाइड व्हाट, शी कैन नॉट डिसाइड व्हाट, व्हाट का जवाब दे रहा है व्हेन शी शुड सबमिट, व्हाट का जवाब तो दे रहा है यहाँ से, तो यहाँ तक तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें ये ऑब्जेक्ट लगेगा, लेकिन हमारे ध्यान में ये कंफ्यूजन हो सकती है कि ये तो पूरे का पूरा सेंटेंस है, तो ये ऑब्जेक्ट कैसे हो गया? तो ये ऑब्जेक्ट क्लॉज है, डिसाइड का ऑब्जेक्ट है, व्हाट का जवाब दे रहा है, तो इस वजह से ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट्स एंड सब्जेक्ट्स आर नाउन्स, तो इस वजह से हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनमें ऑब्जेक्ट की तो ऑप्शन मौजूद नहीं है, इस वजह से ये नाउन क्लॉज है, क्योंकि सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर नाउन्स, चाहे वो सिंगल वर्डेड हो या क्लॉजेस हो। जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जी। चेंज इन वॉइस का क्वेश्चन है। ही सेड आई विश आई वर अ बर्ड। तो ही विश्ड जो सेड है, क्योंकि अगले हिस्से में वो रिपोर्टेड में हमारे पास विश का कॉन्सेप्ट मौजूद है, तो वो जो सेड है
वो यहीं पे विश में विश्ड में तब्दील हो जाएगा। ही विश्ड और आगे दैट ही वर अ बर्ड, क्योंकि वर पहले ही अनरियल एक एक्सप्रेशन ऑफ विश है, इसलिए ये वर ऐसे ही रहेगा। ही विश्ड दैट ही वर अ बर्ड हो जाएगा। अब बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है? ही सेड दैट ही विश्ड, उसने कहा कि उसने विश की, ये तो हमारे एक्चुअल स्टेटमेंट में में मौजूद नहीं है। हमारी एक्चुअल स्टेटमेंट ये नहीं कह रही कि उसने कहा कि वो विश करेगा। और बीटा है ही एक्सक्लेम्ड, अब उसने किसी एक्सप्रेशन ऑफ जॉय या सॉरो का इजहार नहीं किया, उसने सिर्फ विश की है, तो एक्सक्लेम्ड का यहाँ पे वर्ड गलत है। और उसके बाद है ही विश दैट ही वॉज अ बर्ड, ये वॉज यहाँ यूज इसलिए नहीं होगा क्योंकि वॉज तो रियल हैपनिंग को बताने के लिए आता है, हम यहाँ रियल हैपनिंग नहीं बता रहे बल्कि विशफुल थिंकिंग बता रहे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि आपने चेंज ऑफ नरेशन को देखना है। चेंज ऑफ नरेशन में जो सेंटेंस है वो है डोंट इंसल्ट द पुअर। अब डोंट इंसल्ट द पुअर में ये इंपेरेटिव है, नेगेटिव इंपेरेटिव है डोंट इंसल्ट, और द पुअर इसका ऑब्जेक्ट है। तो अब हम देखें कि ये किस तरह से कन्वर्ट हो सकता है। अल्फा में है लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, इसमें भी ये कन्वर्ट ठीक हो रहा है। द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, इसमें भी ठीक तरह से हो रहा है। और यू आर एडवाइज नॉट टू इंसल्ट द पुअर, नॉट टू के एक्सप्रेशन के साथ भी ये नरेशन ठीक है। इस वजह से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। आई होप कि ये डिस्कशन आपके काम आएगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।